तो सर कहने का मतलब हमारे लाइफ का कंट्रोल ही पंच महाभूतों से है। ये 5 एलिमेंट्स आपकी लाइफ में हैं तब तक आप जीवन को अच्छे से जी पा रहे हो, और जैसे ही 5 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग होता है, आपके शरीर के अंदर बह रही है प्राणिक ऊर्जा। उस प्राणिक ऊर्जा को जगाना होगा। जब तक आप इसे नहीं जगाओगे तब तक आप अपने फुल पोटेंशियल से, यानी अपने काम नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हो, आप अपनी आधी पोटेंशियल से काम कर रहे हो। क्योंकि आखिरी के जो एग्जाम के 10 मिनट बचे होते हैं उसमें हम रिलैक्स हो चुके होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन जब हम एग्जाम देने बैठे होते हैं तब हमारा ब्रेन जो है इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है पेपर को देखते ही से कि भाई इतने इतने मार्क्स के, इतने आंसर ही याद नहीं आ रहा मेरे को। पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए, न्यू पर्सनैलिटी में आने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें हमें काम करना होता है। सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना होता है कि हम किस तरह की फियर्स में हैं, और जितने भी तरह के फियर्स हैं, जितने भी तरह के डर तुम्हारे अंदर बसे हुए हैं, वो तुम्हारे माइंड ब्लॉकेजेस हैं। तो सर हम किसी भी योगिक कार्यक्रम में जाते हैं तो सर्वप्रथम गुरु पूजा होती है, तो वो क्यों जरूरी होती है सर? देखो, हमारे प्रथम गुरु जो सनातन में माने जाते हैं वो हैं शिव, ठीक है। और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो हमारे जो सनातन धर्म है, जो कल्चर है इंडिया का, उसमें गुरु का बहुत महत्व है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो आपके जीवन में सफलता नहीं आएगी। तो सफलता पाने के लिए सबसे पहले गुरु को पूजा जाता है, और गुरु पूजा इसलिए भी की जाती है जिससे हम सबसे पहले अपने इष्ट, अपने मास्टर से जुड़ सकें, अपने गुरुओं से जुड़ सकें, शिव को ध्यान कर सकें, शिव के द्वारा जिन्हें ज्ञान दिया गया उन्हें ध्यान कर सकें, और उस ज्ञान को जब आपके गुरु तक आया उसका सम्मान कर सकें। इसलिए गुरु पूजा बहुत ज़रूरी है। उस ज्ञान को, उस गुरु को याद करते हुए जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम हर एक चीज़ और अपना जीवन बड़ी ही शानदार तरीके से जी पा रहे हैं। सर पंच महाभूत शुद्धि क्या होती है? पंच महाभूत शुद्धि होती है 5 एलिमेंट्स के बारे में। 5 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट है? पहला है जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश। ये 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट्स को अलग अलग मात्रा में हमारे शरीर में डिवाइडेड है, ठीक है। अब इन तत्वों से क्या होता है कि हमारी बॉडी और हमारी लाइफ बैलेंस होती है, और जब तक हम इसे शुद्ध ना करें, इसे बैलेंस ना करें, हम अपनी लाइफ में सक्सेस भी नहीं पा सकते हैं, ना हम अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल से जी सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल से जीना है तो आपको आपके जो पंच महाभूत हैं इनको पूरी तरह से रिचार्ज करना होगा, पूरी तरह से इसमें जान डालनी होगी। क्योंकि अगर आपके 5 एलिमेंट्स एक्टिव नहीं हैं, एट्यून्ड नहीं हैं, अलाइंड नहीं हैं, तो आप क्या होगा? आप कमज़ोर पड़ोगे, आपकी एनर्जी वैसी नहीं रह जाएगी, आपकी फ्लो स्टेट वैसी नहीं रहेगी, आपको ड्राइनेस रहेगी, आपको कफ होगा, कोल्ड होगा, अलग अलग तरह की बीमारियां होंगी। तो 5 एलिमेंट्स को रिचार्ज करना और उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हो। तो सर कहने का मतलब हमारे लाइफ का कंट्रोल ही पंच महाभूतों से है। यस, ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है, ये जो धरती बनी हुई है, ये इन पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। अब अगर आप धरती को देखोगे तो धरती में इतने सारे जीव जंतु हैं। अगर हम बोलें कि मैं हवा को रोक दूं तो सांस ले पाओगे? मैं जल को गायब कर दूं, ठीक है, तो बिना जल के आप जी सकते हो? बिना पानी पिए नहीं जी सकते। अगर मैं बोलता हूं कि मैं अग्नि को ही गायब कर देता हूं तो बिना खाना पकाए खा लोगे? है ना, स्वाद चला जाएगा पूरे जीवन का। तो ये 5 एलिमेंट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि जब तक ये 5 एलिमेंट्स आपकी लाइफ में हैं तब तक आप जीवन को अच्छे से जी पा रहे हो, और जैसे ही 5 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग होता है, आप किसी भी एक एलिमेंट को अगर मैं बोलता हूँ गायब कर दो अपनी लाइफ में से, तो कौन सा एक एलिमेंट आप गायब करना चाहोगे? कोई सा भी नहीं, कोई सारे एलिमेंट ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट यस, होते हैं। कई लोग बोलते हैं स्काई एलिमेंट को गायब कर देते हैं। देखो, स्काई एलिमेंट एक बहुत पावरफुल एलिमेंट है। जैसे कि लोग चक्रास के बारे में बात करते हैं कि हमें अपने साइकिक को समझना है, तो स्काई एलिमेंट आपके साइकिक के लिए है, और डिफरेंट डायमेंशंस के
लिए है, समझ रहे हैं? अगर आपको बियॉन्ड जाना है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सेस करना है, तब इसका एलिमेंट काम आता है। लेकिन उसके अलावा जो 4 एलिमेंट हैं वो भी हमारी लाइफ के लिए 100% वैल्यूबल हैं। बिना पानी के, बिना जल के, बिना अग्नि के, बिना धरती के, बिना वायु के जीवन असंभव है। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारी लाइफ के मूलभूत हैं, और इनको अगर हमने बैलेंस कर लिया तो लाइफ ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाती है। इनको अगर हमने एट्यून कर लिया, इनको अगर हमने चैनलाइज कर लिया, तो लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। मतलब हम इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। इन्हें देखो, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है भूत शुद्धि, 5 एलिमेंट्स की शुद्धि कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है भूत सिद्धि। तो शुद्ध करने की प्रक्रिया अलग है और सिद्ध करने की प्रक्रिया अलग है। पहले शुद्ध करो, फिर सिद्ध करने की बात करेंगे, क्योंकि सिद्ध करना किसी भी चीज़ को आसान नहीं होता। अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 घंटे एक ही स्थिति में सिर्फ सांसों पर ध्यान करते हुए बैठ जाओ, तो वही व्यक्ति के लिए कठिन होता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में, तो एलिमेंट्स को कंट्रोल करना और ज़्यादा कठिन होता है। तो 5 एलिमेंट्स ही हमारे पंच महाभूत हैं सर? डेफिनेटली 5 एलिमेंट्स ही पंच महाभूत हैं। इसके अलावा तो और कोई एलिमेंट्स मुझे ऐसे दिखते नहीं हैं। और भी एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि 5 एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं। और बहुत सारे अलग अलग तत्व हैं जो इनसे मिलकर बने हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो सर लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो स्ट्रांग रहे, तो उनको भी ये कार्य करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे हम जाएं, कैसे करें, पंच महाभूतों को शुद्ध कैसे करें। तो उसके लिए कोई क्रिया? देखो, ये जो पंच महाभूत शुद्धि की क्रिया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम सभी स्टूडेंट्स को कराते हैं। ये बिगिनिंग है, बेसिक्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु पूजा के बाद जो सेकंड प्रोसेस होती है वो भूत शुद्धि होती है, जिसमें हम 5 एलिमेंट्स को कैसे शुद्ध किया जाए वो सिखाते हैं। और इसकी एक प्रॉपर किट भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने घर में भी रोज़ भूत शुद्धि करके ही अपने कार्य करे। क्योंकि एक बार आप फुल्ली चार्ज हो जाओगे, फुल्ली अवेयर हो जाओगे, उसके बाद किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो, किसी प्रकार का काम कर रहे हो, आपको कैसा लगेगा? आप पूरी तरह से फ्री होकर काम कर पाओगे, आप पूरी तरह से पावरफुल होकर काम कर पाओगे और उसके रिजल्ट्स भी अमेजिंग आएंगे। तो आप दिव्य तत्वम परिवार में जुड़कर इस प्रक्रिया को सीख सकते हो। तो पंच महाभूत सिद्धि के बाद और कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो आप कराते हैं सर? देखो, पंच महाभूत सिद्धि के बाद जो प्रक्रिया होती है वो है इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? इनर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो पैरों की उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियों से सर तक अलग अलग मांसपेशियां हैं, और इन मांसपेशियों में 114 चक्र बसे हुए हैं, है ना। अब इन 114 चक्रों को जब आप चैनलाइज करते हो, है ना, तभी आपकी बॉडी पूरी पोटेंशियल से काम करती है, इस यूनिवर्स से कनेक्ट होकर काम करती है। हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि हमारा शरीर ही ब्रह्मांड है। तो जब आप इस शरीर को ब्रह्मांड समझते हो और इसकी एनर्जी को चैनलाइज करते हो, तभी आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो आपको क्या करना होगा? अपनी पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक अपनी बॉडी को पूरी तरह से चैनलाइज करना होगा। आपके शरीर के अंदर बह रही है प्राणिक ऊर्जा, उस प्राणिक ऊर्जा को जगाना होगा। जब तक आप इसे नहीं जगाओगे तब तक आप अपनी फुल पोटेंशियल से, यानी अपने काम नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हो, आप अपनी आधी पोटेंशियल से काम कर रहे हो। और जैसे ही आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन में काम करते हो, आप देखोगे आपकी बॉडी में एक ड्रामेटिक चेंज आने लगा, आपकी बॉडी में एक अलग तरह से बदलाव आने लगा। अगर आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से तुरंत शरीर अलग फील कराने लगता है, अलग अलग केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं और बॉडी को बैलेंस करने लगते हैं। बॉडी अपने आप को ऑब्जर्व करने लगती है कि मेरे अंदर क्या कमी है और उसे रिपेयर करती है। अलग अलग बीमारियों से छुटकारा मिलने लगता है, हमारी लेजीनेस कम होने लगती है और हमारा दिमाग पहले से ज़्यादा खुश रहने लगता है, क्योंकि इसमें
डोपामिन भी रिलीज होता है। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि जब हम अच्छी एक्सरसाइजेज या अपनी बॉडी को चैनलाइज करते हैं, परफेक्ट वे में लेकर जाते हैं, तो हमारी बॉडी से हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन से ये भी होता है। इसी चीज़ से हमारी मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है। यस यस, इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपकी लाइफ में आप अपने विज़न को भी क्लियर देख पाओगे। क्योंकि जब आप थके हुए हो, कमज़ोर हो, मायूस हो, निराश हो, तो क्या है, आप अपनी फुल पोटेंशियल से लाइफ जी ही नहीं रहे हो, आप लिमिटेड हो। लेकिन जब आपने ये चूज़ कर लिया कि मैं लिमिटेड नहीं हूँ, मैं अनलिमिटेड हूँ और मैं बियॉन्ड जाकर काम करूँगा, तब आप देखोगे कि आप ज़बरदस्त रिजल्ट ला रहे हो। इसीलिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। और सर, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा हम और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं? देखो, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ अब ये जो चीज़ें हैं वो एक जोड़ है। जैसे हम बोलते हैं योग कर रहे हैं, देखो इनर ट्रांसफॉर्मेशन एक योगिक प्रोसेस है और योग में कई चीज़ें जुड़कर, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है बहुत तार्किक है और मन जल्दी अपने आप को छोड़ता नहीं है, और मन को स्टेबल करने के लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। तो फिर हम अगले स्टेप में आते हैं। अगला स्टेप होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ब्रेथ वर्क। हम आपको ब्रीदिंग के ऐसे पैटर्न्स सिखाते हैं जिससे आप अपने मन को शांत और स्थिर कर सकें, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकें। बचपन में गर्भ से लेकर बड़े होने तक, है ना, गर्भ में भी आप श्वास ले रहे थे लेकिन उसका तरीका दूसरा था। लेकिन जैसे ही आप धरती में आते हो, पहली श्वास लेते हो, तब आपको रियलाइजेशन होता है, आंखें खुलती हैं कि हाँ, मैं एक नई दुनिया में आया हूँ। और बचपन से बड़े होने तक आपने हर एक इमोशन में श्वास लेने के तरीके को बदला है। अगर आपको बहुत गुस्सा आएगा तो आप किस तरह से श्वास लोगे, बताओ? एकदम गुस्से में। अगर आप उदास हो तो श्वास कैसी होगी आपकी? एकदम स्लो, डल हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अगर बहुत खुश हो तो कैसी श्वास होगी आपकी? एकदम जैसे प्योर से लग रहे हैं, ऐसे अच्छा लग रहा है, आंखों में भी चमक आ जाएगी, चेहरे में एक मुस्कान आ जाएगी। देखो तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया खुशी की बात की। तो अभी तुम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करोगे तो अभी सांसें बदली हुई महसूस होंगी। और जब किसी ने तुमको डांट दिया है, चिल्ला दिया है, तो तुम कैसा रिएक्ट कर रहे हो? जब तुमको कुछ बोलना भी नहीं है, तुम देखोगे तुम्हारी सांसें थोड़ी सी हैवी हो गई हैं, भारी हो गई हैं। कोई मैच देख रहे हो, है ना, सचिन तेंदुलकर ने छक्का मार दिया या विराट कोहली ने छक्का मार दिया, वो मैच याद है तुमको जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे? जब तुम उस मैच को देख रहे थे तो उस एक्साइटमेंट को याद कर सकते हो? सर, कैसा लग रहा था? एकदम से बिल्कुल उत्साह आ गया था, सांसें तेज हो गई थी, सब चिल्ला रहे थे, एग्रेशन में आ गए थे। हाँ, पब्लिक बिल्कुल झूम उठी थी, जोश टाइप का आ गया था। एक बार याद है इंग्लैंड में दादा सौरव गांगुली, जब इंग्लैंड को इंडिया ने हराया था तो दादा ने शर्ट उतार के ऐसे घुमा दिया था। तब उसमें देखना, शर्ट घुमाते समय उस व्यक्ति की ब्रीदिंग और उसके फेस के एक्सप्रेशन। तो जब भी हम अलग अलग मूड्स में होते हैं हमारी ब्रीदिंग चेंज होती है, और ब्रीदिंग ही शो करती है कि अभी आप किस तरह का फील कर रहे हो। तो जो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता है वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेगा या उसको मास्टर कर लेगा, तो वो अपनी लाइफ को कभी भी किसी भी मोमेंट में चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर तुमको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो तुम अपनी ब्रीदिंग से उसे चेंज कर सकते हो। क्या करोगे? गुस्सा आ रहा है, तेज हो रही ब्रीदिंग, हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में ब्रीदिंग को स्लो करना है। डॉक्टर्स बोलते हैं ना, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ब्रीथ करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तुम ब्रीथ करोगे तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करेगा, तुम्हारा दिमाग इस तरह से है, जब तुम स्ट्रेस में हो तो इस तरह का फूल गया, तुम्हारे स्कल से टकरा रहा है। जैसे तुम ब्रीदिंग करोगे तुम्हारा दिमाग ऐसे श्रिंक होते 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 वापस। अब ये चीज़ कब काम करती है? कभी एग्ज़ाम देने गए हो तुम, किसी एक एग्ज़ाम में, जब तुम एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हो और तुमने एक पेपर उठाया और उसे पढ़ा, और जब तुमने उस एग्ज़ाम का पेपर को पढ़ा तो कितने आंसर्स तुमको याद आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे? जितने बन जाते हैं वो तो लिख लेते हैं, जितने नहीं बनते उनको थोड़ा सोचना पड़ता है। अब ये मुझे बताओ, जब टाइम भी बहुत वेस्ट होता है उसमें, है ना, और जब आखिरी के 10 मिनट बचे होते हैं
फिर क्या होता है? दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और स्पीड हो जाती है कि नहीं अब जल्दी जल्दी करो, खत्म करो। क्या आखिरी के 10 मिनट में जब पेपर खत्म होने वाला होता है तो सारे आंसर याद आ जाते हैं? आ तो जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? हाँ नहीं सर, ये चीज समझ में नहीं आया आज तक कैसे होता है। इसलिए याद आ जाते हैं क्योंकि आखिरी के जो एग्जाम के 10 मिनट बचे होते हैं उसमें हम रिलैक्स हो चुके होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन जब हम एग्जाम देने बैठे होते हैं तब हमारा ब्रेन जो है इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है पेपर को देखते ही से कि भाई इतने इतने मार्क्स के इतने आंसर ही याद नहीं आ रहा मेरे को, है ना। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हमें डीप ब्रीथ करनी चाहिए, सिर्फ 3 डीप ब्रीथ करो और 5 मिनट सिर्फ रिलैक्स होकर अपने पेपर को देखोगे। तुम्हारा दिमाग जो ऐसा स्ट्रेस में आ गया था वो श्रिंक होके वापस ऐसे रिलैक्सेशन मोड में आ जाएगा, और जैसे ही ऐसे रिलैक्सेशन मोड में आएगा उसके बाद तुम्हारे सारे आंसर्स तुम लिख पाओगे जो तुमको आते हैं, और जो नहीं भी आते हैं तुमने हल्का सा पढ़ा होगा ना तो सबकॉन्शियस तुमको उसका रिप्लाई दे देगा। हम लगातार उस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं लेकिन हमको इस समय याद नहीं आ रहा है ना, ब्लैंक हो जाता है एकदम माइंड। हाँ ब्लैंक हो जा रहा है। हमारे जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। समझ रहे हो? कई बार ऐसा हुआ है किसी दोस्त का नाम है तुमको याद नहीं आ रहा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है सर। कोई चीज कल ही याद करी, जैसे मैंने गाड़ी सुधरवाई थी और मैंने उसमें क्या सुधरवाया मेरे को वही चीज याद नहीं है, लेकिन वही अगले दिन मेरे को याद आ जाती है बिना सोचे समझे। क्यों आती है? देखो, जब तुमको उस दोस्त का नाम याद करना था तुमने सबकॉन्शियस से क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन पूछते 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 तुमने अपने दिमाग के अंदर स्ट्रेस बढ़ा लिया। तुमने सबकॉन्शियस माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि वो तुमको आंसर दे। तुम लगातार उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछो और रिलैक्स हो जाओ, तुमको तुरंत आंसर मिल जाएगा। इस तरह से सबकॉन्शियस काम करता है। तुम जो कुछ भी सुन रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी समझ रहे हो, अगर तुम ब्रीदिंग के साथ उस चीज़ को सिंक कर लो तो तुम तुरंत उसको याद कर सकते हो, तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तुरंत उस क्वेश्चन के आंसर भी पा सकते हो, क्योंकि सब कुछ सबकॉन्शियस में पहले से ही फीड है। हमारे पास ये ब्रह्मांड का दिमाग छुपा हुआ है, बस हम इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो जो लोग ब्रेथ वर्क में मास्टरी करते हैं वो ब्रह्मांड के दिमाग को एक्सेस कर पाते हैं और किसी भी तरह का नॉलेज, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो पाते हैं। उनकी टक्कर इजीली कोई कर नहीं सकता जब तक वो खुद ब्रेथ वर्क में मास्टर ना हो। तो ये कोर्सेस, ये ब्रेथ वर्क इसलिए काम आता है, आपके दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है, और जब माइंड रिलैक्स्ड होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा फोकस और बेहतर हो जाता है और शानदार हो जाता है, और उससे रिजल्ट हमारे और शानदार आने लगते हैं। चाहते हो तुम भी कुछ है ऐसा कि मुझे भी ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है? अगर देना हो तो पहले ब्रेथ वर्क कर लेना, फिर देना एग्ज़ाम, तो तुम्हें भी रिजल्ट मन के मिल जाएंगे। ठीक है। एक सवाल तो हर ही किसी के पास रहता है, जैसे कि इंसान अपने मस्तिष्क का कितना हिस्सा अपना यूज़ करता है, कितना इस्तेमाल करता है, कितना उसका यूज़ नहीं करता है, और वो ऐसा और क्या करे कि उसका दिमाग चलने लगे अच्छी तरह, हर एक चीज़ में चले। देखो, जब हमने खूब अच्छे से ब्रीदिंग कर ली तो ब्रीदिंग करने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं सांभवी ध्यान। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं 10-10, 15-15 मिनट करके 1 घंटे का आपने अपना प्लान बना लिया कि मैं 1 घंटे के अंदर ये पूरी प्रोसेस करूँगा या 1.5 घंटे के अंदर पूरी प्रोसेस करूँगा, तो सांभवी ध्यान एक ऐसा मेडिटेशन है जो स्वयं शिव ने बनाया। सांभवी ध्यान जो व्यक्ति करता है वो अपने डीपर डायमेंशंस को टच करता है और इस फिजिकल बॉडी को, इस ब्रह्मांड को पूरी गहराई से समझता है, और मन को इतनी आसानी से हरा देता है कि मन कभी ये व्यक्ति मन का गुलाम जैसे था ही नहीं। समझ रहे? तो हमने ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसलिए बनाई है क्योंकि मन को हराना आसान नहीं, ठीक है, ध्यान लगाना आसान नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं कि वो इजीली ध्यान लगा ले। तो हमने स्टेप्स तैयार किए, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, चढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा कि तुम्हारा दिमाग थॉटलेस हो जाएगा, और उस थॉटलेस माइंड से तुम यूनिवर्स को सीधे एक्सेस करो, उस एक्सपीरियंस में जाओ जिसमें तुम जाना चाहते हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एंजॉय करो जो तुम अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। तो ये प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप बनाई है। इसमें और भी रहस्य हैं।
अभी हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं जबलपुर में, एक सेमिनार हम करने जा रहे हैं पुणे में, और एक सेमिनार करने जा रहे हैं सूरत में। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसमें हम व्यक्ति को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। हमारा विज़न है कि व्यक्ति को अपने डीपर सेंस को जागृत करना चाहिए, अपने अंदर छुपे हुए खुद को पहचानना चाहिए, और वो तभी पहचान पाएगा जब वो पूरी तरह से शांत और स्थिर होगा। नहीं तो व्यक्ति अपने जीवन में सारा जीवन भटकते हुए ही बिता देता है, और भटकाव हमारे लिए अच्छा नहीं। जब तक हम सही रास्ते में ना चलें, तो सही रास्ते में चलने के लिए हमें सही स्टेप्स पता होने चाहिए कि किन सीढ़ियों के प्रयोग से हम अपने जीवन को साध सकते हैं, जीत सकते हैं, सीख सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। संभवी मुद्रा हमारे गोल को भी बताती है हमें। जब आप शून्य की स्थिति में होते हो तो आप अपने डीपर सेंस को जागृत कर लेते हो कि एक्चुअली मैं हु एम आई। कभी क्वेश्चन पूछा है मैं कौन हूँ? कभी अकेले में बैठना और कुछ क्वेश्चंस पूछना जो मैं बता रहा हूँ, पूछना मैं कौन हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछना मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। तीसरा क्वेश्चन पूछना मेरा लक्ष्य क्या है। और ये क्वेश्चन लगातार अपने आप से तो पूछना ही पूछना, दुनिया में लोगों से भी पूछना। तुमको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका लक्ष्य क्या है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग भी इस क्वेश्चन को पूछें अपने आप से और अपने दुनिया में जो लोग हैं उनके आसपास, और उसके आंसर्स हमें कमेंट में दें कि एग्जैक्टली कितने लोगों को पता है उनका लक्ष्य क्या है, उनका गोल क्या है। और जिन्हें पता है तो क्या वो उस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं या उस लक्ष्य के लिए कॉन्फिडेंट हैं। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो भी आप अपने लक्ष्य को अभी तक नहीं पा पाए हो। जब तक आप जिस चीज़ में कार्य कर रहे हो कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब आपका गोल अभी भी क्या है, स्टेबल नहीं हुआ है, अभी भी आप भटक ही रहे हो। तो इन क्वेश्चंस को बार बार पूछें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। तो सर क्या हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या हमें अपनी पर्सनैलिटी बदलनी पड़ेगी? डेफिनेटली। अगर आपकी ओल्ड पर्सनैलिटी आपके गोल्स को, आपकी लाइफ को खुशी नहीं दे पा रही है, सुख नहीं दे पा रही है, सुकून नहीं दे पा रही है, तो क्या करना होगा? तब आपको आपकी ओल्ड पर्सनैलिटी को छोड़ना होगा और एक न्यू पर्सनैलिटी को धारण करना होगा जो आपकी लाइफ को और बेहतर बना सके। कोई अगर हमें कुछ बोल देता है, हम उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और उस व्यक्ति की बातें हमारे जीवन में बार बार घूमती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये ओल्ड पर्सनैलिटी, ये हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम और पुराने पैराडाइम्स के कारण, ये हमारे पुराने पैराडाइम्स हैं जिसमें हम काम नहीं करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने एक बिलीफ सिस्टम तैयार किया, एक पैराडाइम तैयार किया जिसमें हम जिंदगी भर उलझे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हम वो कर नहीं पाते। तो ऐसा बताओ, क्या लगता है तुमको कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या है जो तुम करना चाहते हो लेकिन उसको करने से पहले बहुत सोचते हो और फिर रुक जाते हो? ऐसा क्या है बताओ? अभी कुछ नहीं है। तो तुमने अपने जो भी था वो मैंने किया है, उसको ब्रेक किया, पहले उसको ब्रेक किया, एक जर्नी जी। तो नई बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए पूरी एक जर्नी जीनी पड़ी तुमको। तो जर्नी जीनी पड़ी है मतलब तुमने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तोड़ा। यस सर। है ना? कहीं ना कहीं स्टक थे लाइफ में। बहुत थे सर। कहाँ स्टक रहे हो आज तक? सर एक तो कोरोना का टाइम था, बहुत स्टक रहा उसमें। उस टाइम मतलब न जाने को कुछ होता था, न करने को कुछ होता था, घर में ही रहो। फिर और ब्लॉक होते जा रहा था माइंड कि हम क्या करें। तो यही स्टक टाइप का था। और हाँ, उस टाइम मैं जैसे कस्टमर्स में क्लाइंट्स आते थे मेरे पास वीडियो के लिए, कुछ भी करने के लिए, उस टाइम आ नहीं पा रहे थे, पैसे की कंदी हो गई थी। तो यही सब था। फिर क्या किया? नई पॉसिबिलिटीज ओपन की तुमने? यस सर। कैसे किया? सब ऑनलाइन चालू किया था मैंने। पहले भी ऑनलाइन बंद था मेरा, ऑफलाइन ही करता था, बैंक वगैरह चालू किया। फिर सारी चीजें होती गई धीरे धीरे। तो तुमने इसमें क्या किया? ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक किया। हाँ। पहले क्या था? सेविंग अकाउंट था, भाई कस्टमर आएगा तभी मेरा काम होगा। अब कस्टमर दुनिया में कहीं भी बैठा हो, मैं ऑनलाइन कनेक्टेड हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ जी। ये क्या हुआ? हमने ओल्ड पैटर्न को तोड़ा, ओल्ड पर्सनैलिटी के मिथ को तोड़ा। बहुत सारे ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जो ये गलतियाँ करते हैं।
वो अपने जो ट्रेडिशनल वर्क है उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने में भी घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो उस तरह से बना है कि जो ये काम है ये ट्रेडिशनल ही करना चाहिए, इन्हें नए तरीक़ों से नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देख रहे हो आज यंग 20 साल के 25 साल के बच्चे करोड़पति हैं, जबकि जो पुराने ओल्ड मार्केट में लोग बैठे हैं उन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया करोड़ों रुपए कमाने में। तो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? डिफरेंसेस आ रहे हैं नई बिलीफ सिस्टम, नई पर्सनैलिटी के क्रिएशन के कारण। जो नए यंग बच्चे जिसको हम बोलते हैं न्यू मनी, जो न्यू मनी के थॉट्स से आगे बढ़ रहे हैं, वो बच्चों ने अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ दिया, नई मानी बात, और कुछ नया इतिहास रच दिया। बात नहीं मानना और अपने तरीके से समझ के कार्य करने में फ़र्क हो जाता है। अगर आपको पता है कि आपका तरीका सही है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप एक्शन लेते हो। लेकिन आप तभी एक्शन ले सकते हो जब आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ोगे। तो हमेशा ओल्ड पर्सनैलिटी को छोड़कर न्यू पर्सनैलिटी की तरफ जब भी हम आगे बढ़ेंगे हमें सक्सेस मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि लोग अपनी लाइफ में अपनी ओल्ड पर्सनैलिटी को छोड़ें और न्यू पर्सनैलिटी को बनाएं। अगर उन्हें नहीं आता है तो हमसे पूछें, कमेंट करें, पूछें कि हम कैसे नई पर्सनैलिटी बना सकते हैं, हम बताएंगे। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करें कि उनकी अभी पर्सनैलिटी क्या है और वो कैसी नई पर्सनैलिटी बना सकते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। हम बताएंगे उनको कि वो अपनी लाइफ को कैसे पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। सर, कई लोग अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने में डरते भी हैं। उनको कोई जैसे एडवाइस देने आता है तो उन लोग डर जाते हैं कि कहीं ये स्कैम तो नहीं है, कहीं ये गलत सलाह तो नहीं दे रहा है। तो ये डर दूर कैसे करें सर? देखो, जो ओल्ड पर्सनैलिटीज़ हैं उसको पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए, न्यू पर्सनैलिटी में आने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें हमें काम करना होता है। सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना होता है कि हम किस तरह की फियर्स में हैं, और जितने भी तरह के फियर्स हैं, जितने भी तरह के डर तुम्हारे अंदर बसे हुए हैं, वो तुम्हारे माइंड ब्लॉकेजेस हैं। मतलब तुम्हारे अंदर एक तरह का बांध बना हुआ है। उसको और खुलकर और गहराई से बताएं तो तुम्हारे अंदर गठाने बंधी हुई हैं। समझ रहे हैं? अलग अलग प्रकार की गठाने, सोच की गठाने, विचारों की गठाने, जिसको तुम खोल नहीं पा रहे हो, और वही तुम्हारा डर है। जब तक उन सोच की गठानों को तुम खोलोगे नहीं, तुम्हारा डर खत्म नहीं होगा। और ये गठाने बनती कैसे हैं? ये गठाने बनती हैं पुराने एक्सपीरियंसेस से। जो तुम्हारी लाइफ में पुराने एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे ये बनती हैं पुरानी गठाने। ये गठाने बनती हैं जो भी लाइफ में तुमने फेस किया हो। कभी तुम ऐसे मार्केट में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, और एक गाड़ी आई एकदम से सामने आके, एकदम से ब्रेक लगा दी। तुम छोटे थे, ठीक है, और हल्का सा अगर तुम्हारे पाँव को टच कर दिया उस गाड़ी ने और तुमको स्क्रैच आ गया, तो तुम रोड में जाने से डरने लगोगे। ठीक है, कई लोगों को देखते हैं लिफ्ट में खड़े नहीं होते हैं, वो लिफ्ट में जाना डर लगता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लिफ्ट में डर लगता है? बताओ मुझे कि भाई क्यों डर लगता है तुमको लिफ्ट में जाने से? क्योंकि या तो वो यूट्यूब में बहुत वीडियो देख लेते हैं कि लिफ्ट बंद हो जाती है, हम लिफ्ट में बंद ना हो जाए, है ना? हाँ, बंद सा हो जाता है। इसको फोबियाज कहते हैं, और फोबियाज भी माइंड ब्लॉकेज के अंदर आता है। ठीक है, कुछ लोगों को हर जगह गंदगी दिखती है ना, बहुत साफ सफाई करना पसंद करते हैं, ये भी माइंड ब्लॉकेज ही है। अति से ज़्यादा कोई भी कार्य करोगे तो वो तुमको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। कोई व्यक्ति हमेशा ही गुस्से में होता है, वो भी माइंड ब्लॉकेज की वजह से। उसका बचपन ऐसा गया, उसका बचपन ऐसा बीता है कि उसको खुशी हो ही नहीं, वो ना खुशी दे पा रहा है ना खुशी ले पा रहा है, वो हमेशा गुस्से ही में है। एक व्यक्ति जो हमेशा उदास रहता है, समझ रहे हो? एक व्यक्ति जो हमेशा खिलखिलाकर हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है। तो क्या है, सबके अलग अलग माइंड बिलीव्स और सबके अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स, सबके अलग अलग ब्लॉकेजेस और सबके अलग अलग पैटर्न्स। ठीक है, एक बहुत सीरियस है फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, और एक बहुत मस्तीखोर है फिर भी सक्सेसफुल हो रहा है। एक बहुत पढ़ता है फिर भी 60 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे, लेकिन एक व्यक्ति है जो कम पढ़ता है फिर भी उसके परसेंटेज 90 आ रहे। क्यों? सारा खेल दिमाग का है कि तुमने 10 घंटे पढ़ाई की लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ 1 घंटे था।
और तुमने 1 घंटे पढ़ाई की, लेकिन तुम्हारा पूरा फोकस 1 घंटे था, तुमने अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं किया, तो बराबर होगा ना भाई। और जिसने अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं किया वो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो इसीलिए हमको ये समझना होगा कि हमारे क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, और उन ब्लॉकेजेस को जैसे ही हम ब्रेक करेंगे, हम पूरी तरह से पोटेंशियल के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ, तुम जो चाहो वो पा सकते हो अगर तुम अपनी लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ को वेलकम करते हो। तो अपनी नई पर्सनैलिटी को वेलकम कर सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो। ये मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल टूल है, पावरफुल तरीका है, जो लोगों को नहीं पता। ये एक सीक्रेट है, ये टॉप क्लास लोगों को पता है, सिर्फ टॉप क्लास लोगों को। इसके अलावा एक बुक थी सीक्रेट, द सीक्रेट बुक पढ़ी तुमने? नहीं पढ़ी? एक बुक थी द सीक्रेट, जिसमें ये बताया गया था कि आप कैसे अपने जीवन में हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है? क्या होता है मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन अपने मतलब खुद से मैनिफेस्ट करना, खुद को मतलब जो कुछ चाहते हो, हाँ, जो कुछ चाहते हो वो मिल जाए, ये मैनिफेस्टेशन है। तो द सीक्रेट बुक बहुत बिकी। उसमें एक तरीका बताया गया था कि जो कुछ आप चाहते हो उसको दीवार में चिपका दो, उसको देखो, जितना पैसा चाहते हो उसको लिख दो और उसको देखो, अपने पर्स में रख दो, ठीक है, और विजुलाइज करो। सिर्फ विजुलाइजेशन करने के लिए लोगों ने बहुत सालों 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 बिताए कि हम विजुलाइज करेंगे, हाँ हमारे पास इतना बड़ा घर है, हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो एग्जैक्टली वो प्रोसेस इनकम्प्लीट है। तो 99% लोग फेल हो जाते थे और 1% लोगों के पास रिजल्ट आता था। 1% लोग बाय चांस इस प्रोसेस को करते करते अलग अलग प्रोसेसेस में ऐड ऑन करते गए अपनी लाइफ में, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गए। और जो 99% थे वो सिर्फ क्या, वो नवरंगी लाल के हसीन सपने ही देखते रह गए क्योंकि बिना एक्शंस के रिजल्ट नहीं आते। नवरंगी लाल के हसीन सपने देखने से आपको महल नहीं मिलेगा, आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा, परेशानियां तो झेलनी ही पड़ेगी, तभी जाके सक्सेस मिलेगी। आपको लक्ष्य के लिए स्ट्रगल तो करना ही करना पड़ेगा। बड़े बड़े दिग्गज आए, ठीक है, चाहे वो ऋषि मुनियों की बात की जाए, चाहे हमारी धरती में, हिंदुस्तान की धरा में कितने गुरु आए हैं और कितने भगवान आए हैं, उन्होंने तक स्ट्रगल की है और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर तुम लग्जरी लाइफ जी रहे हो तो तुम खत्म हो जाओगे, है ना। तुमको अगर जीतना है तो युद्ध स्तर पे काम करना होगा, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो बुद्ध हो, समझ रहे हो। कोई भी सरल रास्ते से नहीं, सरल रास्ते से आगे नहीं बढ़ पाया। बड़े से बड़े गुरु को भी कटाक्ष झेलना पड़ा है और उनके ऊपर गहरे से गहरे इल्जाम लगाए गए। उनको वो पार करके, उन पड़ावों को पार करके उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि ठीक है कितना मेरे को परेशान करोगे, है ना। वो परेशानियों को ना देखते हुए अपनी धुन में चलते गए, लोग परेशान करते गए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। वो सब जानते थे ये माया है, एक इल्यूजन है। नकारात्मक शक्तियाँ जब जब हम आगे बढ़ेंगे ये हमें रोकने की कोशिश तो करेंगे ही। वैसे ही ये विचार हैं, वो नकारात्मक शक्तियों का खाना है। अगर तुम नेगेटिव थिंकर हो तो तुम उनका खाना हो, जो तुम उनको शक्तिशाली बना रहे हो। कलयुग क्या है? तुम्हारे विचार ही कलयुग है। कलयुग की कोई अलग से नहीं आया है, तुम्हारे अंदर बैठी हुई है जो विचार है वो कलयुग है। तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव संस्कार है वो कलयुग है। तो जब इससे को हराना होगा, जब इससे जीतना होगा, तो तुम्हें परफेक्ट तरीका सीखना होगा, समझना होगा कि एग्जैक्ट सही तरीका क्या है। निरंतर प्रयास, वो भी पॉजिटिव तरीके से क्रिएशन करते हुए ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति दिला सकता है। तुम भी कोई लक्ष्य ढूंढ रहे हो? मेरा लक्ष्य तो सेट है। तो बस लक्ष्य सेट कर लिया है तो रास्ते अगर में कठिनाई आए तो डगमगाना नहीं है। वो कठिनाई ही तुम्हारे सक्सेस का रास्ता है। और जो अपनी कठिनाइयों को देखकर भाग जाता है वो व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अगर कठिनाई आ रही है तो तुम जीत रहे हो, लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो भी तुम जीत रहे हो, समझ रहे हो। बढ़ते रहो, जो तय कर लिया है उसको जब तक मुकाम तक ना पहुंच जाओ, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। पूरी दुनिया तुमको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारी गति इतनी तेज होनी चाहिए कि जो रोकने की कोशिश करें वो तुम्हारी बराबरी पे आकर खड़े ही ना हो पाए।
लोग तुम्हें दुखी करने की कोशिश करेंगे, तुम इतने खुश रहो कि जो तुम्हें दुखी करने आया है वो खुद खुश होकर चला जाए। अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से परिवर्तित करना पड़ेगा, पूरी तरह से तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, तभी तुम इस दुनिया को बदल पाओगे, तभी तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। इस तरह की सोच लेकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति हरा नहीं सकती, न उसे रोक सकती है उसके लक्ष्य को पाने से। तो बस निरंतर प्रयास करते रहो और जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सर बचपन में कई घटनाएं होती हैं हमारे साथ, मतलब कभी ना कभी तो होती है, कई लोग के साथ होती है, कई लोग के साथ नहीं होती, लेकिन वो घटनाएं ऐसा मतलब इंसान में फोबिया डाल देती हैं जिसको पहचान नहीं पाता है वो, लेकिन वो हिस्सा जो रहता है जो डर वाला वो इंसान में बसा रहता है। तो उसको इंसान कैसे पहचाने? देखो, उसको पहचानने के लिए आपको ना अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक हर एक डर को रिकॉल करना होगा और रिकॉल करके लिखना होगा, और जब उसको पहचान जाओ तो कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसको क्या करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम बताएंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्योंकि बिना होमवर्क किए फल नहीं मिलेगा, बिना मेहनत किए स्वर्ग नहीं मिलेगा।